हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 की धारा 20। धारा 20 कहती है जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगीत करता है वहां अवधारणा। सबसे महत्वपूर्ण बात है अवधारणा क्या होती है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और धारा 20 की जो अवधारणा है वो क्या होती है ये भी हम आपको पूरा स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, पीसी एक्ट की धारा 2C में लोक सेवक के बारे में बताया गया है कि लोक सेवक कौन होता है। लोक सेवक के रूप में स्पष्ट किया गया है कि जो सरकार की सेवा में है, मतलब ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी सरकार की सेवा में है या वेतन में है, सरकार की सेवा में है या वेतन में है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार से पारिश्रमिक पाते हैं, सरकार से वेतन पा रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती है, फीस के रूप में हो या कमीशन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पारिश्रमिक पाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति सरकार से क्या पाते हैं, पारिश्रमिक पाते हैं, वो लोक सेवक कहलाते हैं। लोक सेवक के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, ये पूरा विवरण धारा 2C में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं असम्यक लाभ क्या होता है। असम्यक लाभ पीसी एक्ट की धारा 2D में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि असम्यक लाभ क्या है। वैध पारिश्रमिक से भिन्न, जो उसकी वैध लीगल वेतन है उससे भिन्न किसी वस्तु या किसी मूल्यवान वस्तु, सामान या इनाम के रूप में कोई रुपए प्राप्त करना, वो वैध पारिश्रमिक से भिन्न कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए लोक सेवक या तो स्वयं के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न की मांग करता है या प्रयत्न करता है या सहमति देता है और प्राप्त करता है, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। कौन? लोक सेवक ही। लोक सेवक या स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना या प्रयत्न करना या सहमति देना। इस संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न के संबंध में धारा 7, धारा 11, धारा 13 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पीसी एक्ट की धारा 7 के, वो जरूर देख लीजिए। और जिन साथियों ने हमारे पुराने वीडियो अनड्यू एडवांटेज से संबंधित नहीं देखे, वो भी देख लें। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असम्यक लाभ का मतलब होता है वैध पारिश्रमिक से भिन्न। इसमें लोक सेवक जो है, लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न या अपने स्वयं के लिए प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है या सहमति देता है या इनाम के रूप में लेता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, प्रयत्न करना या सहमति दी हो या इनाम के रूप में लेना, यह कहलाता है वैध पारिश्रमिक से भिन्न। हमने आपको लोक सेवक के बारे में बता दिया, असम्यक लाभ के बारे में स्पष्ट कर दिया हमने। अब हम आपको बताएंगे अवधारणा क्या होती है। अवधारणा का मतलब होता है मानकर चलना। अवधारणा दो प्रकार की है, तथ्य की अवधारणा, विधि की अवधारणा। इसी में हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा करेगा। अवधारणा कर सकेगा मे प्रिज्यूम, अवधारणा करेगा शाल प्रिज्यूम। ये सब हम आपको बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं अवधारणा है क्या। अवधारणा का अर्थ है प्रत्येक तथ्य जिसके आधार पर कार्रवाई का एक पक्षकार न्याय निर्णय प्राप्त करना चाहता है, साबित करना होगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर न्याय निर्णय चाहता है एक पक्ष, तो उसको साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा? तथ्य। देखिए साथियों, कोर्ट है, कोर्ट का कहना है कि जो भी तथ्य हैं उनको भारतीय साक्ष्य नियम के अनुसार जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार उनको साबित किया जाना चाहिए। अगर उन सिद्धांतों के अनुसार जब तक साबित नहीं कर दिया जाएगा तब तक न्यायालय विश्वास नहीं कर सकता उन तथ्यों पर। तो यहां पर बात आ रही है, जो भारतीय साक्ष्य नियम में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार जो तथ्य हैं उन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए। अगर साबित हो गए तो न्यायालय विश्वास करेगी, अगर साबित नहीं किए गए तो न्यायालय उन तथ्यों पर विश्वास नहीं करेगी। तो साथियों, निर्णय एक पक्ष को मिलेगा। देखिए, कोर्ट है, कोर्ट में चार्जशीट कैसे आती है, कब आती है? एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर केस डायरी आती है कोर्ट में। कोर्ट में जैसे केस डायरी आती है तो मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, यानी कि आरोप तय किए जाते हैं कि किन किन सेक्शन के आरोप अभियुक्त पर लगे हैं और जिन पर कार्रवाई आगे बढ़नी है। दो पक्ष हैं, एक अभियोजन यानी पीड़ित
शिकायतकर्ता परिवादी शासन का, जिसने अपराध किया है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो अभियुक्त यानी उसकी तरफ से वकील यानी अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखा जाएगा। यहां पर निर्णय एक पक्षकार को ही मिलना है। यहां पर एक पक्षकार को न्याय निर्णय मिलेगा। अगर अभियुक्त को दोष सिद्धि हुई तो एक हिसाब से क्या माना जाएगा कि पीड़ित को न्याय मिला। अगर अभियुक्त को गलत फंसाया गया है, अगर उसके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है, अगर अभियुक्त ने सिद्ध कर दिया ये कि उसके साथ गलत हुआ है, तो यहां पर अभियुक्त को न्याय निर्णय मिलेगा, यानी उसको दोष मुक्त किया जाएगा। तो यहां पर कोर्ट में ये कब होगा? जब साबित किया जाएगा। और साबित कैसे करना है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनके अनुसार साबित किया जाना है। क्या किया जाना है? उनके अनुसार साबित किया जाना है। तब न्यायालय उन तथ्यों पर विश्वास करेगी। क्या करेगी? तब न्यायालय उन तथ्यों पर विश्वास करेगी। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विधि ने प्रावधान किया है। क्या विधि ने प्रावधान किया है? कि न्यायालय कुछ तथ्यों पर बिना सबूत की मांग किए विचार कर सकती है। कोई भी तथ्य है, न्यायालय उस तथ्य का सबूत मांगती है। और विधि में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनमें बिना सबूत के मांग किए ही न्यायालय उन पर विचार कर सकती है। अर्थात न्यायालय कुछ चीजों की उपधारणा कर सकती है। क्या कर सकती है? उपधारणा कर सकती है। उपधारणा क्या कर सकती है? कुछ तथ्यों की उपधारणा कर सकती है। कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर। कैसे उपधारणा करेगी? कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर किसी अज्ञात तथ्य के बारे में लगाए जा रहे अनुमान को उपधारणा कहते हैं। साथियों, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अर्थात न्यायालय कुछ चीजों की उपधारणा कर सकती है, कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर। कुछ तथ्य ज्ञात हैं, उनके आधार पर किसी अज्ञात तथ्य के बारे में लगाए जा रहे अनुमान को उपधारणा कहते हैं। उपधारणा का आधार प्राकृतिक नियम तथा मानव अनुभवों के आधार पर निकाला जाने वाला तर्क है। उपधारणा क्या है? एक प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम, और मानव अनुभव के आधार पर निकाला जाने वाला तर्क है। उपधारणा का अर्थ है मानकर चलना। उपधारणा का अर्थ क्या है? मानकर चलना। किसी न्यायाधिकरण की संतुष्टि तक विधिक साक्ष्य द्वारा साबित या स्वीकृत या न्यायिक रूप में सूचित किसी तथ्य से सामान्य तर्क की प्रक्रिया द्वारा एक न्यायिक अधिकरण द्वारा किसी सकारात्मक या नकारात्मक तथ्य के अस्तित्व के एक अनुमान को प्रदर्शित करने हेतु साक्ष्य विधि में उपधारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साक्ष्य विधि में जो उपधारणा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि अगर मान के चलिए विधिक साक्ष्य द्वारा साबित या स्वीकृत या न्यायिक रूप में सूचित किसी तथ्य से समान तर्क की जो प्रक्रिया है एक न्यायिक अधिकरण द्वारा किसी सकारात्मक या नकारात्मक तथ्य के अस्तित्व, जो तथ्य है उसके अस्तित्व के बारे में सही है कि नहीं, इस तथ्य के अनुमान को प्रदर्शित करने हेतु कि वह सही है कि झूठा है कि नहीं, अगर सही है तो उसका और नहीं सही है तो उसका भी सबूत, अस्तित्व है कि नहीं है, प्रदर्शित करने हेतु साक्ष्य विधि में उपधारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुमान या उपधारणा तो दो तथ्यों के मध्य स्थित संबंध के विस्तृत अनुभव पर आधारित होती हैं। यह दो तथ्यों के मध्य स्थित होती हैं। क्या होती हैं? यह दो तथ्यों के मध्य स्थित संबंध के विस्तृत अनुभव पर आधारित होती हैं। जैसे मान लीजिए अब दिन हुआ है तो दिन के बाद क्या होगा? रात होगी। ये अब दिन हुआ है तो दिन के बाद क्या होगा? रात होगी। भाई दिन के बाद तो रात का होना, अगर दिन हुआ है तो यह अवधारणा की जा सकती है कि रात होगी। माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? बिल्कुल माना जा सकता है। इसी प्रकार अगर शीत ऋतु है, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना, यह भी अवधारणा की जा सकती, माना जा सकता है। यानी एक ज्ञात तथ्य के आधार पर एक अज्ञात तथ्य के बारे में अवधारणा की जा सकती, माना जा सकता है वर्तमान की परिस्थिति में देख करके कि अभी मान के चलिए दिन है तो रात होगी, ऐसा नहीं कि दिन ही रहेगा। अगर जाड़ा है, शीत ऋतु है, तो सीधी सी बात है ग्रीष्म ऋतु का आना। एक घातक घाव से मृत्यु होना, एक अगर बहुत घातक घाव, फेटल इंजरी हो गई पेट में, सिर में ब्रेन है, ब्रेन में खतरनाक घाव हो गया, इंजरी हो गई है, तो उससे मृत्यु होना आदि, ये अवधारणा है। क्या है? ये अवधारणा है।
वह मानवीय कार्यकलापों के आधार पर, समाज की प्रथाओं के आधार पर या व्यापार के संव्यवहार के आधार पर भी हो सकती है। जो अवधारणाएं हैं वो और किसी आधार पर हो सकती हैं, मानवीय कार्यकलापों के आधार पर हो सकती हैं, समाज की प्रथाओं के आधार पर हो सकती हैं या व्यापार के संव्यवहार के आधार पर भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, राम की एक घड़ी खो गई। क्या हुआ? राम की एक घड़ी खो गई तथा उसके कुछ देर पश्चात वह श्याम के पास से बरामद हुई। राम की एक घड़ी खो गई और वह उसके कुछ देर बाद श्याम के पास बरामद हुई। एक प्राकृतिक अनुमान यानी अवधारणा क्या होगी भाई? श्याम के पास मिली है तो श्याम ने यह घड़ी चुराई होगी, या तो श्याम ने घड़ी चुराई है या किसी से चोर है यह जानते हुए प्राप्त की है, मतलब चोरी की है यह जानते हुए प्राप्त की है। तो ये इस प्रकार से अवधारणा बनती है। कैसी बनती है? इस प्रकार से अवधारणा बनती है। इस तथ्य से कि पत्र डाकघर में डाल दिया गया, एक प्राकृतिक अनुमान अवधारणा होगी। एक डाकघर में पत्र डाल दिया गया, पोस्ट कर दिया गया। अब अवधारणा क्या होगी कि पाने वाले के पास पहुंच गया होगा। अब देखिए, डाकघर में डाल दिया है तो इसका मतलब पाने वाले के पास पहुंच जाएगा। तो पाने वाले व्यक्ति या तो रिसीव करेगा या लेने से मना करेगा। तो दोनों स्थितियों में यह माना जाएगा कि उसके पास पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जो भी पोस्टमैन लास्ट स्टेज पर देने जाएगा वो या तो रिसीव करवाएगा या पर उसमें टिप अंकित करेगा कि लेने से मना किया। तो ये जैसी पोस्ट ऑफिस में डाक डाली गई तो अवधारणा की जा सकती है कि यह उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अब हम इसी में आपको बताएंगे तथ्य की अवधारणा क्या है, विधि की अवधारणा। अभी हमने आपको अवधारणा बता दिया, अब हम आपको बताएंगे तथ्य की अवधारणा। तथ्य की अवधारणा को बोलते हैं मैं प्रिज्यूम, यानी अवधारणा कर सकेगा। क्या बोलते हैं? मैं प्रिज्यूम। ये जो तथ्य की अवधारणा है, आधार रहता है इसका तर्क। क्या रहता है आधार? इसका आधार तर्क रहता है। और विधि की अवधारणा जो दूसरा, उसका आधार कानून रहता है। तथ्य की अवधारणा हमेशा खंडनीय होती है, उसको काटा जा सकता है। विधि की अवधारणा खंडन के अभाव में निश्चायक होती है। अगर उसका खंडन नहीं किया गया तो उसमें 100% क्या होगा? निश्चायक, यानी सही मानी जाएगी, साबित मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। तथ्य की अवधारणा की स्थिति अनिश्चित तथा बदलती या परिवर्तनशील होती है। जो तथ्य की अवधारणा है उसकी स्थिति कैसी रहती? अनिश्चित रहती है, बदलती हुई रहती है और परिवर्तनशील रहती है। लेकिन विधि की अवधारणा निश्चित तथा एक रूप यानी अपरिवर्तनशील होती है। तथ्य की अवधारणा चाहे कितनी भी सशक्त हो, न्यायालय उसकी अपेक्षा कर सकता है। विधि की अवधारणाओं की तथ्य की अवधारणा चाहे कितनी भी सशक्त हो, न्यायालय उसकी उपेक्षा कर सकता है। लेकिन विधि की अवधारणाओं की उपेक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? विधि की अवधारणा है उनकी उपेक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। तथ्य की अवधारणा प्राकृतिक नियमों, मानवीय प्रथाओं के आधार पर निकाली जाती हैं। जो तथ्य की अवधारणा है वो कैसे निकाली जाती हैं? मानवीय प्राकृतिक नियमों के आधार पर। जबकि विधि की अवधारणा न्यायिक नियमों के स्तर पर प्रतिष्ठित तथा विधि का भाग होती है, इस आधार पर निकाली जाती है। तथ्य की अवधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, तथ्य की अवधारणा के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, लेकिन विधि की अवधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है। अर्थात विधि की अवधारणा के लिए न्यायालय अज्ञापक है। क्या है? विधि की अवधारणा के लिए न्यायालय बाध्य है। तो साथियों, तथ्य की अवधारणा का तर्क आधार होता है। मेन आधार क्या है? तर्क होता है। तथ्य की अवधारणा वह अनुमान है जो प्रकृति के व्यवहार से तथा मानव अनुभव के आधार पर स्वाभाविक रूप से निकाली जाती हैं। कैसे निकाली जाती हैं? स्वाभाविक रूप से निकाली जाती हैं। कैसी? मानव अनुभव के आधार पर स्वाभाविक रूप से निकाली जाती हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताएंगे। मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं कि अगर मान के चलिए जब किसी व्यक्ति के कब्जे से चोरी का माल तुरंत चोरी के बाद मिलता है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ठीक है? ए एक व्यक्ति है और इसका मोबाइल चोरी हो गया। चोरी के तुरंत बाद बी के पास से प्राप्त होता है। चोरी के कुछ देर बाद बरामद हुआ, या कह सकते हैं चोरी के समय तो कुछ देर बाद बी से बरामद होता है।
तो उपधारणा कर सकेंगे, क्या होगी कि वह चोर है। पहली कंडीशन कि यहां पर बी चोर है, उपधारणा क्या बनेगी कि बी चोर है, चोरी की है उसने, या बी ने चोरी का मोबाइल खरीदा है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल चोरी होता है और कुछ देर बाद बी के पास से बरामद होता है। तो यहां पर क्या तर्क रहेगा कि बी चोर है। पहली कंडीशन उपधारणा ये बनेगी अनुमान कि बी चोर है, चोरी की है उसने। दूसरी कि बी ने चोरी का मोबाइल खरीदा है, मतलब चोर कोई और है, इसने मोबाइल चोरी का खरीदा है, ये कंडीशन हो सकेगी। तो ये कहलाती है उपधारणा कर सकेंगे, तथ्य की उपधारणा। क्या कहलाती है? तथ्य की उपधारणा कहलाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों में किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेंगे, अर्थात न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय को यह विवेक अधिकार है। न्यायालय जो तथ्य की उपधारणा है, जो तर्क के आधार पर बात रखी जाती है, उनमें न्यायालय को यह विवेक अधिकार है कि चाहे वह उपधारणा यानी उस अनुमान के आधार पर किसी तथ्य को साबित हुआ मान ले या उसके सबूत की मांग करें। क्या करें? या तो उसको साबित हुआ मान ले या उसके सबूत की मांग करें। श्रीमती गीतिका बागची बनाम सुब्रत बागची में माननीय न्यायालय ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय को यह विवेक अधिकार है कि चाहे वह उपधारणा के अनुमान के आधार पर किसी तथ्य को साबित हुआ मान ले या उसके सबूत की मांग करे। इस प्रकार यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि उपधारणा करे या ना करे। तथ्य की उपधारणा न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह करे या ना करे। न्यायालय ऐसी उपधारणा उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। न्यायालय ऐसी उपधारणा जो उपलब्ध तथ्य हैं, उन तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। न्यायालय ऐसे मामलों में उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे मामले में उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। अभी हमने जो आपको उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया, कुछ देर बाद बी के पास से बरामद होता है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि बी चोर है, कि चोरी की है उसने, या बी ने चोरी का मोबाइल खरीदा है। ये एक उपधारणा कर सकेगा न्यायालय। परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने उपधारणा की है, उसे न्यायालय साक्ष्य देकर ऐसी उपधारणा समाप्त करने का अवसर देगा। यहां पर बी को अवसर मिलेगा कि आप यह साबित करो कि आप चोर नहीं हो। दूसरी कंडीशन, ना आपने ना ही चोरी का मोबाइल खरीदा है। न्यायालय पर्याप्त अवसर देगा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अभियुक्त को पर्याप्त अवसर देगा कि आप साबित करो कि आपने चोरी नहीं की है, आप साबित करो कि आपने चोरी का मोबाइल भी नहीं खरीदा है। क्या नहीं खरीदा? आपने चोरी का मोबाइल भी नहीं खरीदा है। पर्याप्त अवसर मिलेगा उस उपधारणा को खंडित यानी समाप्त करने के लिए। खंडित का मतलब होता है समाप्त करने के लिए। तो यह होती है तथ्य की उपधारणा। क्या होती है? तथ्य की उपधारणा। अब हम आपको बताएंगे विधि की उपधारणा क्या होगी। क्या हम बताएंगे? विधि की उपधारणा का आधार रहता है कानून विधि। विधि की उपधारणा का आधार है कानून विधि, यानी उपधारणा करेगा, शाल प्रिज्यूम। विधि की उपधारणा, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विधि की उपधारणा में भी दो भाग हैं, खंडनीय उपधारणा, अखंडनीय यानी निश्चायक उपधारणा, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन तथ्य की उपधारणा में है खंडनीय उपधारणा है, लेकिन विधि की उपधारणा में दो है, खंडनीय भी है और अखंडनीय भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई होती है। और ऐसी उपधारणाओं के बारे में जो न्यायालय किसी विधि के अनुबंध के अनुसार मानने के लिए बाध्य हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में के अनुसार जो प्रावधान है उनके आधार पर ही विधि के उपबंध के अनुसार मानने के लिए न्यायालय बाध्य है। ऐसी उपधारणा के बारे में न्यायालय को कोई विवेकाधिकार यानी कि न्यायालय बाध्य होता है। विधि की उपधारणा भी दो प्रकार की है, खंडनीय उपधारणा, अखंडनीय उपधारणा। अखंडनीय उपधारणा को निश्चायक उपधारणा भी कहते हैं। विधि की कानूनी उपधारणा को हम ये भी कहते हैं उपधारणा कर सकेगा, शाल प्रिज्यूम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसके प्रावधानों के अनुरूप
जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। जहां जो चीजें हैं कि इस चीज की अवधारणा न्यायालय करेगा, तो न्यायालय करेगा, साबित मानेगा, परंतु जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए। क्या ना कर दिया जाए? उसको सही मानेगा जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए, यानी उसका खंडन ना कर दिया जाए। यह उपबंध न्यायालय को आदेश देता है। विधि की अवधारणा के अंतर्गत जो यह उपबंध है, यह न्यायालय को आदेश देता है कि ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा। विधि की अवधारणाएं अनिवार्य प्रकृति की हैं। विधि की धारणाएं कैसी हैं? अनिवार्य प्रकृति की हैं, जिसकी न्यायालय अवधारणा करने को बाध्य हैं। क्या है? अनिवार्य प्रकृति की है, न्यायालय अवधारणा करने को बाध्य है। परंतु विधि की ऐसी अवधारणा को भी साक्ष्य देकर खंडित या समाप्त किया जा सकता है, यानी साक्ष्य देकर खंडित या समाप्त किया जा सकता है। अतः उसे विधि की खंडनीय अवधारणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधि की खंडनीय अवधारणा भी कहा जाता है। विधि की खंडनीय अवधारणाओं का मुख्य कार्य यह अवधारित करना है कि सबूत का भार किस पर है। सबूत का भार किस पर है? यदि मान के चलिए एफआईआर में 2 साक्षियों का नाम दिया गया है, परंतु उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो क्या माना जाएगा? क्या अवधारणा की जाएगी? मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेचक के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो एफआईआर में 2 साक्षी के नाम है, उनकी साक्ष्य नहीं ली जाती है। क्या नहीं की जाती? उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो क्या अवधारणा की जाएगी कि उन 2 व्यक्तियों की साक्ष्य अभियोजन के विरुद्ध थी। मतलब यह हुआ कि वो दोनों साक्षी एफआईआर व घटना की पुष्टि नहीं कर रहे थे। यह अनुमान लगाया जाएगा, अभियोजन के खिलाफ अवधारणा जाएगी। क्यों? क्योंकि एफआईआर में 2 साक्षी थे, जिनमें इन्वेस्टिगेशन कर्ता का यह कर्तव्य है कि वह उनके साक्ष्य ले। अगर उनके साक्ष्य नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके द्वारा एफआईआर जो अभियोजन के तथ्य हैं, जो घटना है, उसका सपोर्ट नहीं किया जा रहा होगा, तभी उनके स्टेटमेंट शामिल नहीं किए गए हैं। तो अवधारणा की जाएगी कि उनकी साक्ष्य अभियोजन के विरुद्ध जा सकती थी, इसलिए उनके स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं। क्या नहीं लिए गए? स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 107, जो कि इंडियन एविडेंस की धारा 108 के समरूप है, जिसमें किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न खड़ा होता है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया, और यह साबित कर दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से उन लोगों द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया, या जीवित रहने पर जिनके द्वारा स्वाभाविक रूप से सुना देखा जाता नहीं देखा गया। साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 107 कहती है कि किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा। कब? यह कब माना जाएगा कि मनुष्य जीवित है या मर गया है? मनुष्य को मरा हुआ कब मान लिया जाएगा, यह इस धारा में बताया गया है। कब माना जाएगा? मान लीजिए 7 वर्षों के दौरान, आज से 2024 से आने वाले 7 वर्षों तक जो उस व्यक्ति के परिचित परिवार के परिजन हैं, जिन्होंने उसको ना देखा ना सुना, जैसे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, रिश्तेदार आदि ने ना देखा ना सुना, कितने वर्षों तक? 7 वर्ष बीत गए। तो यह अवधारणा करेगा न्यायालय। क्या करेगा? कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, अवधारणा करेगा, अर्थात करने को बाध्य है। तो न्यायालय इस चीज को मानेगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु साक्ष्य देकर इस प्रकार की अवधारणा को खंडित अर्थात समाप्त किया जा सकता है। अगर आप ये साबित कर दो कि जिस व्यक्ति के बारे में यह अवधारणा आई है कि 7 वर्षों से उसका कोई अता पता नहीं है, जिसको मरा घोषित कर दिया गया है, वो कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के ऐसो आराम फरमा रहा है, अगर आप ये साबित कर देंगे तो यहां अवधारणा ये खंडित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवधारणा ये खंडित हो जाएगी।
तथ्य की अवधारणा और कानूनी यानी विधि की अवधारणा में अंतर है। न्यायालय को यह विवेक प्राप्त है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों की ऐसी अवधारणाएं निकाले, परंतु विधिक अवधारणाओं के मामले में उसे ऐसा विवेक नहीं प्राप्त है। अंतर सबूत के भार को प्रभावित करता है, तद्यपि वही विधिक अवधारणा सबूत के विधिक भार को विवर्तित करने के लिए आगे बढ़ती है, ऐसे साक्ष्य के अभाव में जो संभावनाओं की प्रचुरता के संतुलन पर विखंडित कर देने के लिए पर्याप्त हो, किसी निर्णय की आवश्यक खोज हो सके। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो विधि की अवधारणाएं हैं वह तर्क पर आधारित हैं, विधि की अवधारणाएं कानून पर आधारित हैं, जो तथ्य की अवधारणाएं वो तर्क पर आधारित है। विधि की अवधारणाएं कानून विधि पर आधारित है और तथ्य की अवधारणाएं कानून तर्क पर आधारित है। तो ये क्या कहला गई, अवधारणा करेगा। तो साथियों, ये हुआ, हमने आपको समझा दिया अवधारणा के बारे में, हमने आपको उदाहरण भी दिए। देखिए, 2 उदाहरण दिए, दोनों हमने आपको समझाए। अब हम चलेंगे पीसी एक्ट में कि अभी हमने आपको अवधारणा बता दिया भाई, जब तक हमको अवधारणा समझ में नहीं आएगी तब तक हम समझेंगे कैसे। तो साथियों, अब हम किस में चलेंगे, पीसी एक्ट की, जिसमें कि जो धारा हम पढ़ रहे हैं, पीसी एक्ट की धारा 20। पीसी एक्ट की धारा 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 7 और 13 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है, जो धारा 7 पीसी एक्ट की धारा 7 और 13 हैं, इनमें अगर यह साबित कर दिया जाता है कि लोक सेवक के द्वारा वैध पारिश्रमिक से भिन्न मूल्यवान वस्तु प्राप्त की है, प्रयत्न किया है या सहमत हुआ है, प्राप्त की है, सहमत हुआ है, प्रयत्न किया है, तो यह माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है। क्या माना जाएगा कि उसने धारा 7 का अपराध किया है। क्या माना जाएगा कि धारा 7 में वर्णित अपराध किया है। किसने, उस लोक सेवक ने। अगर उसने इस अवधारणा का खंडन कर दिया, जो अब अवधारणा उसके खिलाफ है, तो क्या माना जाएगा कि उसने उस धारा का अपराध नहीं किया है। क्या माना जाएगा, उसने उस धारा का अपराध नहीं किया है। सुरेश कुमार श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1994। अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि वास्तव में परिवादी को नवंबर माह में पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को रिश्वत मांगने के अपराध में दोषी नहीं पाया। यहीं उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राम आश्रय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि रिश्वत की जो राशि बरामद किया गया है, जो रिश्वत की राशि बरामद की गई थी, वह साक्ष्य के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण से असंगत था, अतः अभियुक्त को रिश्वत लेने के अपराध में दोषी पाया गया। क्या पाया गया, अपराध में दोषी पाया गया है। इसी प्रकार एम सुंदर मूर्ति बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में जब अभियोजन मामले को संदेह के परे साबित कर पाने में असफल हो जाता है, तब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवधारणा स्वतः खंडन हुई मान ली जाती है। जब अभिनिर्धारित किया गया है, क्या किया गया है, जब अभियोजन मामले को संदेह के परे साबित कर पाने में असफल हो जाता है, तब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवधारणा स्वतः खंडित हुई मान ली जाती है और अभियुक्त के ऊपर अपनी निर्दोषता को साबित करने का दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाता। जैसे कि सीताराम बनाम राजस्थान राज्य 1975 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि लोन आवेदन पत्र लंबित नहीं था और धन की मांग एक स्वीकृति को साबित नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता, स्वीकृति को साबित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सीआई एडम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में धन की बरामदगी करने मात्र से ही अपराध सिद्ध नहीं होता, बल्कि उन परिस्थितियों को भी सिद्ध किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत उस धन को बरामद किया गया है, अर्थात जिन परिस्थितियों में रिश्वत राशि को अदा किया गया था, अभियुक्त ने उसे स्वेच्छा प्राप्त किया। ये सारी चीजें साबित किया जाना आवश्यक है। सूरजमल बनाम राज्य के मामले में अभियुक्त द्वारा रिश्वत मांगने के पश्चात प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। प्रतिलिपियां तैयार कर लेने के पश्चात अभियुक्त ने रिश्वत की मांग की थी,
परिवादी एवं अन्य दो गवाहों के साक्ष्यों में विरोधाभास होने के कारण रिश्वत का मांग संदेहास्पद था, अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। दर्शन कुमार बनाम पंजाब राज्य में 1988 में स्पष्ट किया गया है कि इसे प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के बारे में या प्राप्त करने के लिए सहमत होना या उसकी स्वीकृति या प्राप्त करना स्वैच्छिक कार्य है। अभियुक्त के कथन में स्वैच्छिक स्वीकृति का यह तथ्य विलुप्त हो रहा है, अतएव इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्वतः इसके द्वारा अभियुक्त के कथन एवं विशेष रूप से उसमें प्रयुक्त भाग का प्रयोग वास्तविक तथ्य आधार पर तथ्य की उस दशा का आवश्यक प्रावधान नहीं कर सकता जिसको अवधारणा के पूर्व अश्व में उद्धृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उद्धृत किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण हैं जो हमने आपको बताए हैं, जिनके आधार पर अवधारणा की गई है। इसी प्रकार एम्परर बनाम अमरुद्दीन साले भाई तथ्यबाजी के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय आबकारी विभाग में अपीलार्थी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। वह परिवादी से अवैध अभितोषण हेतु प्राप्त करना चाह रहा था। उसके उद्योग में आबकारी संबंधी कार्य करने में तेजी ले आएगा और इसके लिए स्पीड मनी एक रूप में अवैध प्रतितोषण की मांग की। स्पीड मनी के रूप में अवैध प्रतितोषण की मांग की। अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ लिया। अभियुक्त का हाथ रुमाल, पैंट की जेब का कपड़ा जिसमें रिश्वत का रुपया रखा गया था वह सोडियम कार्बोनेट के घोल में डालने से बैगनी रंग का हो गया। उच्चतम न्यायालय ने निचले न्यायालय के दंडादेश को संपुष्टित किया और अभियुक्त की अपील को रद्द कर सजा बरकरार रखी। तो साथियों, ये स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें, अवधारणा का खंडन होना यानी कि अपराध से बरी होना। जो आरोप आप पर लगे हैं, अभियोजन अगर उनको संदेह से परे साबित कर देगी तो अवधारणा क्लियर बन जाएगी। अगर अभियोजन यानी कि शासन यानी कि लोकायुक्त के द्वारा उन अपराधों के संबंध में जो तथ्य आए हैं यानी वो मामला संदेह से परे अगर साबित नहीं किया गया है तो वहां पर अवधारणा खंडित हो जाएगी। तो अवधारणा का खंडन होना यह भी हमने आपको बता दिया। अवधारणा का खंडन कैसे होगी? सबूत के आधार पर, साबित के आधार पर। जो भारतीय साक्ष्य नियम में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार ही उस चीज को साबित करना है। कैसे साबित करना है? सबूत के आधार पर। किसी भी अवधारणा का खंडन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सबूत चाहिए और साबित करना होगा। तो साथियों, धारा 20 जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगीत करता है वहां अवधारणा। जहां लोक सेवक धारा 7-13 पीसी एक्ट के अंतर्गत अपराध करता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवधारणा का मतलब होता है मान के चलना। जहां धारा 20 कहती है कि लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगीत करता है वहां अवधारणा। जहां पर लोक सेवक के द्वारा वैध पारिश्रमिक से भिन्न मूल्यवान वस्तु प्राप्त की जाती है तो वहां अवधारणा बनती है कि उसके द्वारा धारा 7 का अपराध किया गया है। लेकिन अगर अभियोजन ने मामला संदेह से परे साबित नहीं किया है तो यह अवधारणा खंडित हो जाएगी। तो जरूरी क्या है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होगा। तो साथियों, ऐसा नहीं कि अवधारणा का खंडन नहीं किया जा सकता है। जो अवधारणाएं हैं वैध पारिश्रमिक से भिन्न मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने की प्रयत्न होने की सहमति होने की उस चीज के लिए, तो इन सारी अवधारणाओं का खंडन किया जा सकता है। तो साथियों, अवधारणा का मतलब होता है मानकर चलना। तथ्य की अवधारणा, विधि की अवधारणा दोनों हमने आपको स्पष्ट कर दी है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।